गुड इवनिंग। आज का चर्चा का विषय है हेल्पिंग भाव। पहले मेन भाव के बारे में हमने चर्चा कर लिया था और पिछला वीडियो में हेल्पिंग भाव जो है, हेल्पिंग भाव फ्लुएंसेस, नेगेटिव, इंटरगेटिव में किस तरह का हेल्पिंग भाव इस्तेमाल होता है, इसके बारे में भी चर्चा हो गया था। पिछले बार में चर्चा कर लिया था पिछला वीडियो में। अभी हेल्पिंग भाव जो है टेंस में किस तरह का इस्तेमाल होता है टेंस बनाने में, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो हेल्पिंग भाव जो है टेंस में कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग भाव इस्तेमाल होगा टेंस के अनुसार, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बोर्ड में देखते हैं। पहले हेल्पिंग भाव जो है पिछला वीडियो में हमने इंटरगेटिव पे कर लिया था और इसके बाद नेगेटिव में भी हमने पिछला वीडियो में नेगेटिव में किस तरह का इस्तेमाल होता है नेगेटिव में, इंटरगेटिव में। तो पहले हेल्पिंग भाव जितना भी है हेल्पिंग भाव अगर ये मीस यार वास हो यार जो भी है अगर वो होगा तो जितना भी हेल्पिंग भाव है इंटरगेटिव में क्या आएगा, पहले आएगा। पहले इसके पहले बैठा करके सेंटेंस के पहले बैठाएंगे। सपोज एम इज आर जो भी है वास हो यार जो भी आएगा वो क्या आएगा, पहले आएगा। एम आई राइटिंग ए लेटर। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो क्या आएगा, हेल्पिंग भाव एम जो है अगर इंटरगेटिव सेंटेंस में एम आएगा, चाहे इस होगा तो अगर ही होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस आ जाएगा। इस अगर इस तरह का ही राइटिंग है लेटर, ये इंटरगेटिव सेंटेंस में इंटरगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, इस पहले आ जाएगा हेल्पिंग भाव। जो है हेल्पिंग भाव, जैसा ही इज राइटिंग ए लेटर तो क्या होगा, ए राइटिंग ए लेटर क्या होगा, इस जो है क्या आएगा। अगर इंटरगेटिव अगर ये सेंटेंस जो है एफर्मेटिव सेंटेंस है और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसमें जो इस जो है ये हेल्पिंग भाव है। तो अगर ये हेल्पिंग भाव क्या करेगा, इंटरगेटिव बनाने में, इंटरगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है इसमें ट्रांसलेट टर्न इनटू इंटरगेटिव सेंटेंस तो क्या आ जाएगा, इस पहले आ जाएगा। इसके बाद अगर ही आ जाएगा इस तरह का, इज ही राइटिंग ए लेटर, इस तरह का आ जाएगा। तो इज ही राइटिंग ए लेटर, तो इस तरह का जितना भी हेल्पिंग भाव है एम इज आर वास वेयर हैव है जो भी है हेल्पिंग भाव होगा तो इंटरगेटिव सेंटेंस में वाक्यों को पहले हम इस्तेमाल करेंगे। इसको वाक्यों में पहले बैठा करके इसके बाद टेंस लिखा जाएगा, इसके बाद नोट ऑफ इंटरगेशन, इस तरह का। तो इस तरह का है हेल्पिंग भाव के बारे में। हेल्पिंग भाव जो है इंटरगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है पिछला वीडियो में भी तकरीबन बता दिया था। और वो नेगेटिव में भी क्या है, वो भी अगर इस होगा तो सपोज आई एम वॉकिंग तो क्या है, वॉकिंग ऑन द रोड तो क्या होगा इसमें, अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, आई एम के बाद क्या होगा, नोट आ जाएगा। नोट वाट इस्तेमाल होगा इसमें, नोट बैठा करके अगर हेल्पिंग भाव के पीछे नोट बैठा करके नेगेटिव सेंटेंस बनता है। जो भी है एम होगा, आर आ जाएगा, आर होगा तो आर नॉट, तो आर जो आएगा जब ही होगा तब आर आएगा। तो ही होगा तो ही होगा तो इस आ जाएगा, ही इज नॉट वॉकिंग ऑन द रोड। अगर आई होगा तो आई एम नॉट वॉकिंग ऑन द रोड। दे होगा तो दे आर, दे में आर क्या आता है, दे आर नॉट वॉकिंग ऑन द रोड। इस तरह का पिछला वीडियो में भी हमने चर्चा कर लिया था। जो आई में क्या बैठेगा, हेल्पिंग भाव एम बैठेगा, तो एम के बाद क्या आएगा, नोट। आर का बाद नोट, वास के बाद होगा तो वास नॉट, वे आर होगा तो दे वे आर नॉट। तो वो अपना पर्सन के हिसाब से हेल्पिंग भाव बैठेगा। इसके बाद हेल्पिंग भाव के बाद नोट जो वर्ड है वो बैठा करके हमने नेगेटिव करना है। तो इस तरह का अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो डू नॉट बाद दास नॉट आ जाएगा। आई राइट ए लेटर, तो इसमें क्या है, हेल्पिंग भाव नहीं होता। इसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग भाव नहीं होता, क्या होता है, भाव होता है डायरेक्ट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो क्या होगा, आई में क्या होगा, आई डू नॉट। अगर ही होगा तो डस नॉट,
ही होगा तो ही, अगर इसमें ही होगा तो क्या आएगा, इसमें भाव में एस लग जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है। सिंगुलर में क्या होता है, भाव से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भाव प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो, चाहे नाउन सिंगुलर नाउन होगा तो राम होगा तो यहाँ सिंगुलर नाउन राम होगा तो क्या आएगा, राम। राम क्या आएगा, राम के बाद क्या आ जाएगा, राइट। राइट में एस लग जाएगा, राइट्स, WRITES, राइट्स। राम राइट ए लेटर, इस तरह का हो जाएगा। तो ये कौन सा टेंस है, ये V5 है। V5 आपने हम पहले सुना था, V5 है ये। भाव में जो एस लगता है, मेन भाव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 में अगर एस लग जाता है, अगर राइट ए होगा WRITE, अगर एस नहीं होगा तो V1, अगर एस लग जाएगा तो V5, क्योंकि राइट का जो है, राइट में अगर एस लगता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से अगर प्रेजेंट टेंस में भाव में एस लगता है तो वो भाव कौन सा है, भाव नंबर 5। वो भी हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, V1, V2, V3, V4, V5। देखो V1 में क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा, सपोज गो। V2 में क्या आ जाएगा, वेन। अब V3 में क्या आ जाएगा, गान। और V4 में क्या आएगा, गोइंग। भाव में ING लग जाएगा, V4 है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। V5 में गो को क्या आ जाएगा, ES। वो होगा तो ES, ये ES लग जाएगा, ES नहीं तो S, वो होगा V5। तो ये V5 जो है ये इसमें दोनों एक ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है। V5 और V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, गो हो गया ये V1 है। ठीक है, और वेन हो गया V2, अभी बता रहा हूँ V2 पास्ट इंडेफिनिट। V3 हो गया परफेक्ट, गान पास्ट पार्टिसिपल होता है, जो पास्ट पार्टिसिपल को क्या होता है, V3, तो गो वेन गान। और V4 में क्या होगा, गो क्या होगा, ING लगा दो, गोइंग। डू होगा तो डूइंग, इस तरह का ING जो V4 में भाव में ING लगता है तो वो कौन सा क्या है, वो कौन सा फॉर्म है, V4, भाव नंबर 4। और V5 हो गया, भाव में ES लगता है, ES बा S, गोस। गो होगा तो क्या होगा, गो का ES लगा दो, गोस। ये क्या हो गया, V5। तो ये गोस जो है कहाँ इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। V5 जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भाव में एस लगता है। देखो राम, अभी देखो राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, इसलिए इसमें भाव में एस लग जाता है, हर एक टेंस में नहीं। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब भाव प्लूरल होता है, बाकी में नहीं, बाकी टेंस में नहीं होता, ये भी ख्याल रखना, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, V1 होता है। तो अगर सब्जेक्ट कब लगेगा, एस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा। तो ये तो राम तो नाउन है, और प्रोनाउन में भी होता है। प्रोनाउन में भी कौन सा सिंगुलर है, देखो सी, ही, इट। ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो भाव में क्या लगेगा, एस लग जाएगा। सी होगा तो राइट, अगर राइट लिखना है आपने एस लगाना है। ही होगा तो ही में भी राइट एस लग जाएगा, RITES, रेट्स। इट में भी क्या है, इट मेक में क्या होता है, इट मेक, MEKS, मेक्स, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जो भी है, इट इससे शुरू होगा तो इट कंटेन होगा तो कंटेन्स, इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, इट होगा तो इस तरह का आ जाएगा, भाव में एस लग जाएगा। ये जो 3 वर्ड है इसका प्रोनाउन का, तो आपको पता है ये तो राम तो सब्जेक्ट है, और आई क्या है, आई प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है। वो भी देख लेना प्रोनाउन की चैप्टर में। ये कौन सा प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, जो 4-5 अभी बोला था, आई, सी, ही, दे, ये सब क्या है, यू, ये सब क्या है, ये प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है ये, लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये राम है, आदमी का नाम है, लेकिन एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है, ये नाउन है। ठीक है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच हर एक जो भी चीज़ लिखते हो उसका पार्ट ऑफ स्पीच अभी पढ़ाई नहीं है, फिर भी हमको बताना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक रहता है। थोड़ा बहुत नहीं समझाओगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ा समझ में आ गया तो क्या है, वो समझने में ईजी हो जाता है। तो आपको मालूम है जो राम जो है क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब्जेक्ट तो है, ये क्या है, सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है। तो सब्जेक्ट के लिए किससे बनता है,
सब्जेक्ट दो चीज़ से बनता है। एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना ना आप लोग, सब्जेक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, एक प्रोनाउन होगा, वो वर्ड प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन होगा, NOUN प्रोनाउन होगा, हैं। दूसरा होगा क्या होगा, एक नाउन होगा, दोनों में होगा, नाउन होगा, NO नहीं तो नाउन होगा, ठीक है। इस तरह नाउन नहीं तो प्रोनाउन, लेकिन सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगा, लेकिन ऐसा बोला सब्जेक्ट है करके, लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये राम जो है ये तो नाउन हो गया। अगर आई से इस्तेमाल हो, ही होगा, यहाँ ही लिख देते हैं, ही से भी बनता है सब्जेक्ट, ही से बनता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किससे बनता है, एक प्रोनाउन नहीं तो एक नाउन। तो ही क्या हो गया, ही तो प्रोनाउन है, इसलिए तो ही होगा तो क्या आ जाएगा, राइट। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ही का, ये प्रोनाउन है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। प्रोनाउन में भी ये कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। उसमें भी सब्जेक्टिव है, वैसे गहराई से पढ़ना, ऐसे इसमें भी सब्जेक्टिव है, इसे पढ़ना पड़ेगा फिर इसके लिए और ज़्यादा जानकारी होने के लिए। ही जो क्या है पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें भी क्या है, ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ही की ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन, ही का हिम है, ही का हिम। और आएगा ये सब्जेक्ट, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। आई जो है ये प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव होता है, तभी शुरू होगा, तभी नाउन की सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल कौन सा होगा, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हिम जो है ऑब्जेक्टिव है, ये हिम क्या है, ये हिम जो है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन होने से भी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखो आई तो सब्जेक्ट है, आई का क्या आएगा, मी, ये भी मालूम होना चाहिए। वी का क्या है, आस, दे का क्या है, देगा देम, हाँ। यू का तो यू होता है, इस तरह का। ये इट का क्या आएगा, इट का ईट आता है, इस तरह का। इस तरह कभी कभी क्या है, कभी क्या होता है, ईट तो शुरू हो सकता है, बाकी क्या है, सेंटेंस बनने के लिए ये हिम से कभी इस्तेमाल नहीं होता। हिम हो गया तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट की जगह नहीं आएगा, ये हिम जो है ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। और आई है, ये सब्जेक्ट है, इस प्रोनाउन होने से भी कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसीलिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं इसको, बस सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ये ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए है जब सेंटेंस शुरू होगा तो किससे शुरू होगा, सब्जेक्ट की जगह जब इस्तेमाल होगा, कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट। इसलिए कभी भी क्या है, ही गोज टू स्कूल हो सकता है, ऐसा लिख सकता है, ही गोज टू स्कूल, लेकिन हिम गोज टू स्कूल आपने कभी देखा व सुना, हिम होगा, हिम गोज टू कोई होता है, नहीं होता। क्यों, हिम क्यों नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट है। इसका भी कॉन्सेप्ट होता है, बताऊंगा। ये ऑब्जेक्ट से क्यों इस्तेमाल नहीं होता, ऑब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट की जगह नहीं आ सकता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, दाहिने की तरफ रहता है, भाग के बाद वो लिख सकते हैं आप, भाग के बाद ऑब्जेक्ट लिख सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बाएं तरफ नहीं लिख सकता, भाग की पिछले में नहीं रख सकता उसको, हम भाग की दाहिने तरफ ही रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा भाग की दाहिने तरफ आता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसा ही गिव क्या है, भाव है ना, ये सब्जेक्ट है, और ये भाव है, प्रेजेंट V1 है, ये भाव है, कौन सा भाव है, V1, ठीक है। ही गिव मी, तो ये क्या है, एग्जाम में भी आता है, मी होगा, आई होगा, इसमें मी होगा, ओब्लिक आई, मी होगा नहीं तो आई होगा। ही गिव मी ए बुक, ठीक है, ही गिव मी ए बुक, तो ऐसे आता है। तो गिव क्या है, भाव है, और मी हो गया क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। और इसमें दो ऑब्जेक्ट है, देखो, एक हम पहले भी वीडियो में बताया था, एक सेंटेंस में दो भी हो सकता है, लेकिन दोनों में अलग अलग है, इसका नाम अलग अलग है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी क्या आपने पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट में दो टाइप होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसमें अगर व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद जो मिलता है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट से जो भी। तो ही गिव मी, मुझे एक किताब देता था, देता है, ही तो क्या है, देता है, तो क्या तो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो
क्या देता है, व्हाट से, व्हाट माने क्या से प्रश्न करने के बाद जो मिलता है क्वेश्चन करने के बाद वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट। इसको क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये है इनडायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, पढ़ लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट कैसा निकालना है, किसको कहते हैं, अगर हुम और फॉर जो हुम किसके लिए, हुम से क्वेश्चन करने के बाद किसके लिए, तो हुम से क्वेश्चन करने के बाद जो मिलता है वो इनडायरेक्ट है। तो एक किताब मुझे दिया है, मुझे किसको दिया है, किसको, हुम मतलब किसको, तो मुझे। तो मुझे जो क्या हो गया, ये मुझे जो आंसर मिला, क्या मिला, मी मिला। किसको दिया है, तो मुझको दिया, तो मुझको तो मी है, तो मी क्या हो गया, हुम से क्वेश्चन करने का जो मिलता है वो इनडायरेक्ट है, और व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर मिलता है वो हो गया डायरेक्ट। क्या दिया है, एक किताब। तो इस तरह का, वो भी इस तरह का निकालना है। तो अभी मैं क्या बोला था, ऑब्जेक्ट कौन सा, मी। देखो मी आया, ही गिव मी ए बुक, ठीक है। तो देखो इसमें ये बुक, इसमें मी की जगह आई होगा या आई होगा, एम होगा, मी होगा, ऐसा आता है, ये ब्लैंक दे देगा। इसमें मी होगा, आई होगा, तो क्या आपने क्या लिखना है, अभी मी लिखना है, क्योंकि ये भार्ब है। भाग की दाहिने तरफ, मैं अभी बोला था, भाग की दाहिने तरफ जो इस्तेमाल होगा वो क्या है, ऑब्जेक्ट में रखना पड़ेगा। भाग के बाद, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है प्रोनाउन, उसमें किस में रखना है आपने, इसमें आपने रखना है ऑब्जेक्ट में, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसा मी जो है भाग के बाद जो रखेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। भाग की दाहिने तरफ जो आएगा, भाग के बाद जो आएगा वर्ड, जो अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा तो वो किस में, ऑब्जेक्ट में लिखना है आपने, सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लिखना। आई गिव, ही गिव, आई नहीं लिख सकता आप, गलत हो जाएगा। इसलिए आई होगा, मी होगा, क्योंकि भाग के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। भाग के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो मी नहीं होगा, ये आप मी होगा, आई नहीं होगा, ठीक है। इस तरह का ये बुक इस तरह का है। तो अगर प्रीपोजिशन के बाद, भाग के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ बैठता है, भाग के बाद दाहिने तरफ और प्रीपोजिशन के बाद। तो देखो अभी माय मदर, अभी बताता हूँ, माय मदर ब्रिंग ए बुक बा पेन, ठीक है, पेन, माय मदर ब्रिंग ए पेन फॉर मी, फॉर आई नहीं होगा, फॉर मी। देखो फोर के बाद, फोर क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है ऑब्जेक्ट में रखना पड़ेगा, चाहे प्रोनाउन आ रहा है, फॉर आई नहीं बोला, फॉर मी बोलेगा। इसमें फॉर मी, फॉर आई नहीं होता, इसीलिए इसमें भी आता है फॉर मी दे देगा, एक आई दे देगा, मी होगा क्या आई होगा, तो आपने ब्लैंक, फोर के बाद ब्लैंक दे देगा। तो आपने क्या लिखना है, इसमें एग्जाम में आता है मी लिखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है प्रोनाउन, वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होना चाहिए, ना बल्कि आई लिखोगे। आई तो सब्जेक्ट है, अभी बताया था सब्जेक्ट है, आई, वी, सी, दे सब सब्जेक्ट है, और मी, आज ये सब ऑब्जेक्ट है। आई की ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो ये सब आता है, तो ये है कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया प्रोनाउन की सप्ताह में जब आएगा पढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा बताना पड़ता है। तो अभी देखा आपने, अब मैंने क्या बोला, ही जो क्या है, अभी प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन। और ये हो गया भाव आपको, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये सब मालूम होना चाहिए, जो लिख रहे हो इसका पार्ट ऑफ स्पीच मालूम होना चाहिए। जो भी लिखते हो, जितना भी लिखोगे इतना आपको मालूम होना चाहिए, हर एक वर्ड का जो लिखते हो, अलग अलग वर्ड आ जाएगा। लेकिन अभी ही जो आपको पता चल गया, ही जो है प्रोनाउन है, हाँ इसको प्रोनाउन बोलेंगे, लेकिन सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है। एक्चुअली इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, हीगा है प्रोनाउन, और वो भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और राम लिखो दोगे, वो क्या है, राम हो गया नाउन, अभी लिखा था राम जो है नाउन है, ठीक है, राम होगा तो नाउन है। तो इस तरह का आना चाहिए आपको। तो अभी हम क्या बोल रहे थे, हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब बैठता नहीं है, ठीक है। कौन सा टेंस से इस्तेमाल शुरू हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, आपको टेंस को पता है। अभी टेंस के अनुसार, अभी टेंस के बारे में हमने भी थोड़ा सीखना है, क्योंकि चर्चा चल रहा है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बैठना है। तो आपको टेंस के बारे में भी थोड़ा मालूम होना चाहिए, नहीं तो कैसे बैठाओगे जब आपको पता नहीं है। पास्ट टेंस है, जब पास्ट टेंस पता चलेगा तभी तो पास्ट, सपोज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो जब मालूम नहीं है टेंस,
तो कहाँ बैठाओगे? जब टेंस कौन सा टेंस है आपको पता होना चाहिए। तो टेंस की शब्दार्थ तो आया नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको इसके लिए पहले ही जानकारी थोड़ा होना चाहिए, तभी टेंस जब आओगे पढ़ोगे तब तो जल्दी हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, मालूम पता चल जाएगा। तो देखो अभी हम शुरू करते हैं। टेंस कितना प्रकार आपको मालूम है, थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। 3 प्रकार का टेंस होता है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट में भी कितना भाग किया जाता है? 4। प्रेजेंट का 4। तो प्रेजेंट टेंस का कितना एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर आ गया प्रेजेंट। ये सब प्रेजेंट के बारे में चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये 4 है, ये 4 सेंस है, हर एक का 4। ये प्रेजेंट टेंस का। ये कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट टेंस के बारे में चल रहा है ये। हाँ, अभी पास्ट टेंस का भी फिर पास्ट कंटिन्यूअस से शुरू होगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस का क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह का उसको भी 4 होगा, इस तरह का है। तो 4 में कितना है? फ्यूचर के भी ऐसे 4 है। प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह का फ्यूचर का भी 4 है। तो फ्यूचर परफेक्ट आजकल नहीं चलता, लेकिन ऐसा बोल रहा हूँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है, वो बताऊंगा, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता, आजकल बंद कर दिया। चलो ठीक है। अभी देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के तो भाव इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, भाव नहीं होता, हेल्पिंग भाव इस्तेमाल नहीं होता। कहाँ से शुरू हो गया? कंटिन्यूअस से। अभी कंटिन्यूअस से शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको कहाँ शुरू होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से शुरू होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, ठीक है, लिख देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप अभी आपको मालूम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग भाव लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है? एम इज आर। 3 होता है, 3 भाव होता है, 3। हाँ, अरे एम हो गया, ये दोनों हो गया सिंगुलर, ये सिंगुलर है, और आर हो गया प्लूरल। ये भी मालूम होना चाहिए प्लूरल कौन सा है? प्लूरल, ठीक है, प्लूरल होता है, प्लूरल है। ये सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल हो गया। तो आपको मालूम है ये प्लूरल है। तो अभी देखो, अभी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कौन सा हेल्पिंग भाव? 3 है। तो आप बना लो अभी कैसा, कहाँ इस्तेमाल होता है, कौन सा पर्सन के अनुसार। वो पर्सन के अनुसार ही आपको टेंस तो पता चल गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है एम इज आर एम होता है, लेकिन इसको बनाओगे कैसा? हेल्पिंग भाव। अभी लेकिन टेंस बनाने में हेल्पिंग भाव लगता है, तो हेल्पिंग भाव कौन सा लगेगा वो भी तो आना चाहिए। अभी देखो आई में क्या बैठेगा? हेल्पिंग भाव आपका कंटिन्यूअस बनाने का, तो आई में एम आ जाएगा, आई एम। इसके बाद क्या आ गया? हेल्पिंग भाव के बाद क्या आ जाएगा? भाव। तो अभी हम कौन सा भाव बना रहे हैं, कौन सा टेंस बना रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना रहा है। तो कंटिन्यूअस में कौन सा भाव लगता है? भाव में आईएनजी लगता है। कंटिन्यूअस में हमेशा क्या है? भाव में आईएनजी। और भाव नंबर कौन सा है ये भी मालूम होना चाहिए। हर एक वर्ड का, हर एक भाव का नंबर मालूम होना चाहिए आपको भी, कौन सा भाव है। अभी ये भाव मेन भाव है, लेकिन वो कौन सा भी नंबर 1 है क्या, 2 है, 3 है, 4 है। ये राइटिंग जो है आईएनजी लग जाएगा, भाव में आईएनजी लग जाएगा। V1 में अगर आईएनजी लग जाएगा, कौन सा हो गया? वो V4 होता है। तो V4 इसलिए बोल रहा हूँ, V4 किस में इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने में V4 भाव नंबर 4 लगता है, ठीक है। इसी तरह V1 में देखो राइट होगा, V1 में राइट, ठीक है। और V2 में क्या है? V2 में रोड, ठीक है। और B3 में रिटेन, ठीक है, B3 में रिटेन हो गया। और B4 में क्या आ जाएगा? B4 में आईएनजी लग जाएगा। अभी बोला था ना, भाव में V1 में आईएनजी लग जाएगा, तो आईएनजी लगे, राइट में आईएनजी लग गया तो क्या होगा? राइटिंग, ठीक है ना, राइटिंग आ जाएगा, ठीक है। तो B4 में राइटिंग, इस तरह का। और B5 में क्या आ जाएगा? B5 में ऐसा B1 2 4 5 तक होता है। B5 में भाव में एस लग जाएगा, एस लग गया भाव में, V1 में एस लग जाए तो B5 है, तो RRITES, इस तरह का। तो एस लग जाएगा तो V5 हो जाएगा। चाहे कुछ भी भाग में, गो में एस लग जाएगा तो गोस होगा तो B5 हो जाएगा। दू में दास लग जाएगा, ईद में इट्स लग जाएगा, ठीक है, इस तरह का। मेघ में एस लग जाएगा तो B5 है। तो ये सब आना चाहिए, B5, B2, B3, B4, ये है
ये मेन भाग का है, ये तो मेन भाग का है। अभी मैंने इसलिए इसको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये सप्ताह खत्म हो गया, कितना बार बता दिया, पिछला वीडियो में हमने इसका भी बता दिया था, फिर भी दोहरा रहा हूँ क्योंकि बताना पड़ता है। तो अभी कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। इस पर लिख देते हैं, चलो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब शॉर्टकट में, देखो जगह नहीं है। तो आज में क्या हो गया, ये प्रोनाउन है किंतु ये क्या है, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगा तो सब्जेक्ट है वो। तो राइटिंग ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो जितना भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी किससे बनता है, नाउन से और प्रोनाउन से। ये भी क्या होना चाहिए, नाउन भी होता है, किससे बनता है, ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है नाउन प्रोनाउन से, ऑब्जेक्ट भी सही में, ऑब्जेक्ट भी किससे बनता है, नाउन नहीं तो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मी आ जाएगा, नहीं तो आस आ जाएगा, वो भी प्रोनाउन है। कौन सा है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट की जगह चला गया इसलिए उसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया और इधर आ जाएगा तो वो सब्जेक्ट में हो जाएगा, आई बदली हो जाएगी, इतना ही फर्क है। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट होता है नाउन ही होता है, ठीक है। लेकिन उसको नाउन होने से भी कौन सा नाउन हो गया, ऑब्जेक्टिव नाउन, ठीक है। ये दाहिने तरफ आ गया तो ऑब्जेक्टिव नाउन हो गया। अगर प्रोनाउन भी इधर दाहिने भाग के बाद आ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इस तरह का है, ठीक है। तो अभी आपको पार्ट ऑफ स्पीच मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ में पार्ट ऑफ स्पीच। अभी टाइम नहीं टाइम शॉर्टेज बताते, हम बताने नहीं पाते, किंतु लेकिन कभी कभी बताता हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि इससे आसान हो जाता है। अगर जो भी पढ़ रहे हो लिख रहे हो उसके बारे में कुछ तो जानकारी होना चाहिए। ऐसे पढ़ लिया लिख लिया तो हमने लेकिन वो है क्या है वो चीज़, इसका नाम भी तो मालूम होना चाहिए। तो नाम मालूम होना चाहिए, कोई नाम पहले मालूम होने से क्या है, ईजी हो जाता है। लेकिन नाम कैसे जानोगे, जब पार्ट ऑफ स्पीच मालूम होगा। पार्ट ऑफ स्पीच माने इसके बारे में लिख रहे हो, इसका पार्ट्स क्या है, मतलब इसका तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं उसको। नाउन है, वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, किससे बनता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, इस तरह का है, 8 है। तो ये जितना भी सेंटेंस बनता है अंग्रेजी पहले भी बताया था, अंग्रेजी जो है वो कितना अक्षर से बनता है, कितना वर्ड से अंग्रेजी बनता है। जितना भी आप किताब में पढ़ रहे हो, इतना मोटा मोटा किताब पढ़ रहे हो, लेकिन वो क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ 8 है। मेन क्या है, मेन शब्द कितना है, 8 है। आपको पहचानना चाहिए, वो 8 शब्द ही बनता है। चाहे एक किताब पढ़ लो, चाहे इतना मोटा किताब, उसमें 8 ही होता है। अंग्रेजी कितना अक्षर होता है, मतलब लेटर तो है, ये तो 26 है, लेकिन वर्ड कितना है, वर्ड 8 ही होता है, उसका नाम 8 ही होता है, ठीक है। नाउन होगा, नहीं तो एडवर्ब होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा, नहीं तो क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, नहीं तो कंजंक्शन होगा, नहीं तो एडजेक्टिव होगा, तो इस तरह का, नहीं तो एडवर्ब होगा। वर्ड जो जितना भी कुछ तो कोई नाम होगा इसका, इस तरह का है। तो जो भी है लिखते हो, जो भी पढ़ते हो, वो सब 8 अक्षर ही होता है, सॉरी 8 वर्ड्स ही होता है। जो प्रोनाउन क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो वो पार्ट ऑफ स्पीच आपको मालूम चल गया तो आपको आसान हो जाता है, वो क्या है। पढ़ लिया, आई है बोल दिया, लेकिन आई जो क्या है इसका अंग्रेजी में, उसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है, आई वो है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। और एम हो गया, आपको पता है, पढ़ रहे हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब बारे में, अभी 3-4 दिन हो गया, ख़त्म नहीं हो पा रहा है कितना, क्योंकि ज़्यादा और दूसरा भी कुछ बताने से क्या टाइम खा जाता है, ठीक है। तो बताना तो पड़ता है कि वो आपको समझाने के लिए, अगर छूट नहीं बताओगे तो आपको मतलब समझने में ये हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो वो ज़रूरी होता है, इसलिए नहीं चाहने से भी थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। तो देखो एम जो है कि हेल्पिंग वर्ब है, और राइटिंग हो गया वर्ब है, ये वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब ही आता है ना, इसके बाद वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये लेटर क्या है, नाउन है, नाउन होने से भी ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो गया, तो नाउन होने से भी यहाँ इस्तेमाल करोगे तो वो तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट बोलेंगे हम। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच अलग है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वो नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। और ये लेटर जो क्या है, ये क्या है, ये भी क्या है, ये वो नाउन है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये दाहिने तरफ आ रहा है, इसको ऑब्जेक्ट ही नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये आर्टिकल है, ये जो है आर्टिकल है, आर्टिकल, ठीक है, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है। और ये क्या है, आर्टिकल कहाँ बैठता है, नाउन के सामने। आर्टिकल किसके लिए बैठता है, नाउन के लिए होता है, ठीक है। तो ये लेटर है, ये लेटर इसीलिए तो ये बैठा हुआ है, इसीलिए तो लेटर है। लेटर जो है इसलिए ये लेटर जो नाउन है, एक पत्र है, नाम है। तो जितना भी नाम है वो नाउन होता है। इस नाउन के बारे में भी बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी इतना बताते रहेंगे तो हमारा मेन जो सब्जेक्ट है छूट जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बारे में, इसलिए ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो है इतना नहीं बता सकता। ये बताते रहेंगे, हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो ये लेटर क्या है, ये नाउन है,
क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं क्योंकि दाहिने तरफ इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह का है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता चल गया होगा। थोड़ा थोड़ा ये बदलता रहता है पार्ट ऑफ स्पीच, तो आपको मालूम होना चाहिए। जो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, आई में एम बैठ जाएगा। आई में क्या हो जाएगा, आई में एम। ही में क्या होगा, ही में इज। दे में क्या होगा, दे में आर। दे में आर बैठ जाएगा, ठीक है। दे आर प्लेइंग, जो भी है बाहर में, इस तरह का। तो आपको पता चल गया अभी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब, एम, इज, आर। और पास्ट कंटिन्यूअस, अभी पास्ट कंटिन्यूअस, अभी प्रेजेंट शॉर्टकट में लिख दिया था, अभी पास्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं, नहीं तो पास्ट कंटिन्यूअस शॉर्टकट लिखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस से क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वास दूसरा है, वेयर है, ठीक है। वास वेयर, वास में सिंगुलर में होगा, वेयर होगा प्लूरल में। तो जो भी सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, आई होगा तो क्या आ जाएगा, वास आ जाएगा, ठीक है। आई वाज प्लेइंग, ठीक है। आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, इस तरह का। तो क्या है, वास जो है क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट कंटिन्यूअस में वास होता है। आर ही होगा तो ही होगा तो वास आएगा। अभी पूरे सब्जेक्ट लगा देते हैं, दे तो पूरे है ना, दे में क्या आ जाएगा, दे में वी आर आता है, ठीक है। दे वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। और वी होगा तो वी में क्या होता है, वी में भी वी आर आता है, वी में वी आर। इस तरह से हम लिखने के टाइम नहीं, चलो यही समझ लो, यही प्लेइंग है। दे वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। दे वी आर प्लेइंग फुटबॉल। हाँ, ही होगा तो ही वास आ जाएगा, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, इस तरह का। तो आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज नहीं तो वेयर इस्तेमाल होता है। तो हम लोग टेंस के अनुसार पढ़ेंगे अभी, जो क्योंकि वो पूरा टेंस हर एक 12 टेंस कितना टाइप का है, टोटल 12 होता है। हर एक का 4, प्रेजेंट का 4 और पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4, सब मिलाकर कितना हो गया, सब मिलाकर के 12 ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का, अभी प्रेजेंट टेंस का हमने खत्म नहीं किया, बीच में पास्ट टेंस बोल दिया, चलो ठीक है। प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। और नेक्स्ट प्रेजेंट के बाद, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, सिनोटिव है। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव और हैज, ठीक है। हैव और हैज, तो आई में क्या बैठेगा, आई में हैव आ जाएगा। आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट की बोल रहा हूँ मैं, परफेक्ट टेंस B3 आ जाएगा। आई में हैव बैठता है। आई हैव डन द B3, आई हैव डन द वर्क, ठीक है। आई हैव डन द वर्क, इस तरह का। ही होगा तो क्या आएगा, ही हैज डन द वर्क, इस तरह का आ जाएगा, डन द वर्क, ठीक है। ही में हैज बैठेगा क्योंकि ही सिंगुलर है। सिंगुलर में क्या है, इसमें हैव से प्लूरल है, ये प्लूरल है, और ये हैज जो है सिंगुलर है, ठीक है। ये सिंगुलर है, इस तरह का। और हेल्पिंग वर्ब को भी आपको प्लूरल कौन सा है, सिंगुलर, तभी तो मालूम होना चाहिए। आई में क्या, हैव क्या है, प्लूरल है, हैज हो गया सिंगुलर। नहीं तो कहीं आई में हैव, कभी आई में भी हैव बैठ जाता है, ये भी देख लेना, इसलिए याद कर लेना। आई में कभी हैज नहीं बैठा देना, सिंगुलर करके। आई जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में भी हैव बैठता है, ठीक है। कभी हैव बैठ जाता है, प्लूरल बैठ जाता है, इसके ये है ग्रामर का रूल है, ठीक है। तो ही में क्या आएगा, ही में हैज आ जाएगा। और दे में क्या आ जाएगा, दे में क्या आ जाएगा, दे भी प्लूरल है, दे में हैव आ जाएगा। दे हैव डन द वर्क, इस तरह का। दे हैव डन द वर्क, इस तरह का। दे हैव डन द वर्क, इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। दे हैव डन द वर्क, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि टाइम शॉर्ट पे से कवर कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्या है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन, वो भी बराबर है। आई में क्या बैठेगा, आई में हैव, ठीक है। आई हैव बीन, ठीक है। आई हैव बीन मेन वर्ब आ जाएगा। कंटिन्यूअस में B4 इस्तेमाल होता है, ING लग जाएगा। B1 में ING, प्ले होगा तो प्लेइंग, ठीक है। आई हैव प्लेइंग आ जाएगा, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। ये हैव बीन जो है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। ये मालूम होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब बैठता है, हैज बीन बैठता है, ठीक है। और वी आएगा तो वी में क्या आता है, वी में भी हैव बीन, ठीक है। वी हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, इस तरह का। ही होगा तो ही में स्टार्ट कर दो, ही अगर सब्जेक्ट हो जाएगा तो ही में क्या आ जाएगा, ही में हैज़ बीन, ठीक है। प्लेइंग लगा दो, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, जो भी है इस तरह का। तो ही में हैज़ बीन, वी में हैव बीन, ये सब आपको याद होना चाहिए। इसलिए कर रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। अच्छा, इसलिए टेंस बाय हेल्पिंग वर्ब, टेंस बाय अभी है हेल्पिंग वर्ब किस में, टेंस बाय होता है। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो है अभी किस में, टेंस, हर एक टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, ये अभी चर्चा चल रहा है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल होता है, टेंस में होता है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब
टू फ्रॉम द व्हेन सेंस, टू फ्रॉम द इंटरोगेटिव, टू फ्रॉम द नेगेटिव, टू फ्रॉम द टेंस में, और टू फ्रॉम द सेंटेंस, इस तरह का होता है। अभी जो है टेंस के बारे में चल रहा है कि कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब बैठेगा टेंस में। अभी टेंस जो है 12 टाइप के टेंस है, ठीक है। अभी एक प्रेजेंट का तो ख़त्म हो गया, अभी पास्ट का ले आओ। पास्ट का भी 4 भाग पास्ट टेंस का भी क्या है, पास्ट टेंस का भी 4 भाग होता है। तो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। टेंस के शब्द पढ़ाए नहीं, अभी पढ़ लो थोड़ा बहुत, तो बाकी जब आएगा तो इजी हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट, सेम बात है, पास्ट इंडेफिनिट, एक तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, दूसरा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ठीक है, अभी पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, टेंस इस्तेमाल नहीं होता, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लागू नहीं है, ठीक है। हम लोग नहीं करते, डायरेक्ट वर्ब आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट रोड आ जाएगा, आई रोड व आई वेन आ जाएगी, इस तरह का। तो अभी पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट जब लागू ही नहीं तो इसको लिख लो, बंद करो इसको, बंद छोड़ो इसको। कहाँ से शुरू हो जाता है, पिछले में कंटिन्यूअस से शुरू हो जाता है, जो क्या है अभी पास्ट कंटिन्यूअस। तो किससे शुरू होता है, पास्ट कंटिन्यूअस से लागू है। तो पास्ट कंटिन्यूअस, हाँ पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस कैसा इस्तेमाल होता है, देखो आई में पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या है, वास और वेयर, ठीक है, 2 है हेल्पिंग वर्ब, वास और वेयर। तो आई में क्या आ जाएगा, आई में वास आता है, और ही में क्या, ही में भी वास आता है, सी में भी वास आता है, ठीक है। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस बिफोर जो भी है, वास डूइंग, डू होगा तो डूइंग आ जाएगा, हाँ यस, डू राइट होगा तो राइटिंग आ जाएगा, ठीक है, राइटिंग आ जाएगा। गो होगा तो गोइंग आ जाएगा, हाँ ही वाज गोइंग, तो अभी लगा लो ही वाज डूइंग द वर्क, लिख दो, वो काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा राइटिंग ए लेटर लिख दो, एक पत्र लिख रहा है। गोइंग होगा तो गोइंग टू सिलचर लिख दो, गुवाहाटी जो भी लिख लो, सिलचर कोल्हापुर जो भी है, गोइंग टू सिलचर, ठीक है, गोइंग टू सिलचर, तो ठीक है। सी में क्या आ गया, वास आ गया, ही में भी वास आ गया, आई में भी वास आ गया, और दे में क्या आएगा, दे में देखो, दे में क्या आ जाएगा, दे में आर, सॉरी दे में पास्ट कंटिन्यूअस है, तो दे में क्या आ जाएगा, वी आर, दे में वी आर आता है। यू में ये सब याद रख लेना इसको, ये आपको उसको मुखस्त करना पड़ेगा, वी आर, दे में वी आर, यू में, दे में, और इसका दूसरा में वी में, ये वी में क्या आता है, वी में वी आर आता है, ठीक है, ये देख लेना, ये दीजिए, ये बाकी में वास आता है तीनों में, और ये 3 में क्या आता है, वी आर आता है। दे होगा तो वी आर, यू होगा तो वी आर, सेम गोइंग, दे वी आर गोइंग, ठीक है, दे वी आर गोइंग लिख दो, और ये राइटिंग भी लिख दो, जो भी है राइटिंग, इस तरह का भाव लिख दो, राइटिंग ए लेटर आ जाएगा, जो भी है। वी है प्लेइंग लिख दो, प्लेइंग, ये B4 होगा, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। अभी तो शॉर्टकट में ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का B4 होता है, भाव जो है B4 में रखना पड़ता है, ING लगाना पड़ता है, ये भी मालूम होना चाहिए। अभी पास्ट कंटिन्यूअस खत्म हो गया, अभी दूसरा क्या है, पास्ट परफेक्ट है ना, कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट आता है। पास्ट परफेक्ट का क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड और हैज, एक ही है, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब एक ही है, इसलिए एक होने से क्या है, हर एक में इस्तेमाल होगा, बदली नहीं होगा। हेड जब भी आएगा तो हेड होगा, वी होगा तो हेड होगा, दे होगा तो हेड होगा, जो भी आएगा हेड हो जाएगा, ठीक है। आई में भी क्या बैठेगा, हेड बैठेगा, यू में भी, वी में भी क्या बैठेगा, वी में भी हेड बैठेगा, ठीक है। और सी में भी क्या आएगा, सी में भी हेड बैठेगा, जो भी है, जो भी होगा, नाउन होगा, जो भी आ जाएगा। राम शाम, राम में भी क्या आएगा, राम में भी हेड, शाम में भी हेड, जो भी है शाम में भी हेड बैठेगा, जो भी आएगा हेड बैठेगा, क्योंकि एक ही है, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो एक ही हर एक में बैठेगा ना, 2 तो नहीं है, 2 होगा तो अलग अलग होता है इसका। तो अभी एक ही होगा तो हर एक में एक ही होगा, तो हेड होगा, आई हैड डन द वर्क, जो भी है डन द वर्क आ जाएगा, डन द वर्क। आई हैड गान हो जाएगा, आई हैव गान टू सिलचर, ठीक है। B3 इस्तेमाल होना है, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस भी मैं बताया था, B3 किस में इस्तेमाल होता है, B3 परफेक्ट में, तो गान हो जाएगा, इसमें राइट होगा तो रिटेन हो जाएगा, और B3 हो जाएगा, इस तरह का इस्तेमाल होगा, इस तरह का इस्तेमाल होगा। देख लेना, वी हैड गान टू सिलचर आ जाएगा,
जो भी है, गान टू स्कूल जो भी है, गान टू कोल्हापुर, गान टू गुवाहाटी जो भी है, गान टू दिल्ली जो भी है, और आई हैड रिटेन व आई हैड किल होगा तो किल B3 हो जाएगा, किल B3, किल ए टाइगर जो भी है, टाइगर वो लिख दो, जो भी लिखो, लेकिन फॉर्म तो किल होगा, B3 होगा, इस तरह का। यदि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है, ये भी मालूम होना चाहिए। अभी पास्ट परफेक्ट का खत्म हो गया। दूसरा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट खत्म हो गया। अभी तीसरा 4 नंबर क्या है, 4 नंबर क्या है, 1 2 3 4, 4 नंबर क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट का ही चल रहा है ना, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो पास्ट परफेक्ट टेंस था, वो कंटिन्यूअस हो गया अभी, कंटिन्यूअस, ठीक है। USC के शॉर्टकट लिख देते हैं, टाइम नहीं है। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसा आएगा, आई हैड तो हो गया पास्ट का, बीन एक लगा दो, कंटिन्यूअस का बीन, आई हैड बीन लर्निंग लिख दो, लर्निंग हो जाएगा। आई हैव बीन लर्निंग, तो लर्निंग क्या है, कौन सा चीज़ है, ये B4 है, ठीक है, लर्निंग B4 होता है, ठीक है ना। आई भाव में ING लगेगा तो B4 है, तो आई हैड बीन लर्निंग, बीन लगता है, ये देख लेना। परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट होगा तो हैज बीन लगेगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट होगा तो हैड आ गया तो हैड बीन, इस तरह का। तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्या है, हेल्पिंग वर्ब बीन, हैड बीन। ही में भी क्या आ जाएगा, ही में भी हैड बीन, ठीक है, ही में भी हैड बीन, या ही हैड बीन टीचिंग, ही हैड बीन टीचिंग ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, इस तरह का लिख दो, इंग्लिश, ठीक है। ये B4 है तो हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन टीचिंग, ठीक है। तो टीचिंग जो है B4 है, B4 आपको मालूम होना चाहिए, B4 होता है टीचिंग, ING लग रहा है भाव में, इसलिए टीचिंग है। और हैड बीन क्या है, इसका हेल्पिंग भाव है, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग भाव हैड बीन है, इस तरह का। और ख़त्म हो गया, अभी पास्ट का ख़त्म हो गया, चारों ख़त्म हो गया। पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट टेंस का ख़त्म हो गया 4, और इस तरह का है। अभी दूसरा एक बाकी है फ्यूचर का, अभी ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये छूट जाएगा। अभी एक इसके लिए वीडियो क्या बनाएगा, फ्यूचर टेंस के 3 लाइन के लिए, अगर इसमें दूसरा और दिक्कत हो जाता है, इसलिए वो ख़त्म ही करना है, क्योंकि ये थोड़ा रहने से फिर दूसरा में दिक्कत हो जाता है नेक्स्ट में। तो अभी इसको ख़त्म कर देते हैं। फ्यूचर का आपको पता है 4 भाग होता है, प्रेजेंट का 4 भाग हो गया, पास्ट का 4 भाग हो गया, और फ्यूचर का भी 4 भाग, ठीक है। फ्यूचर का भी 4 भाग होता है। तो फ्यूचर पहले क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट होता है, पर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक है ना, फ्यूचर इंडिफिनिट। तो फ्यूचर इंडिफिनिट के देखो, फ्यूचर इंडिफिनिट आ गया। तो फ्यूचर इंडिफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब बढ़ता है, फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर है, ठीक है। इंडिफिनिट सिंपल फ्यूचर, तो क्या लिखेगा, आई में क्या बैठता है, हेल्पिंग वर्ब सेल और विल होता है, सेल और विल होता है ना फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सेल और विल होता है। तो सेल, आई सेल गो टू सिलचर लिख दो, आई सेल गो टू, मैं सिलचर जाऊँगा, ठीक है, आई सेल गो टू स्कूल, आई सेल गो टू सिलचर, ठीक है ना, सिलचर लिख दो, आई सेल गो टू सिलचर। और सेल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, किसका, फ्यूचर टेंस का। आई है, आई में सेल आता है। अभी आजकल आई में भी विल बैठ सकता है, बैठा सकते हो तो बैठ सकते हो, आप चाहते हो आप आई में विल बैठ सकता है, अभी बैठना शुरू हो गया, आई में भी विल बैठ जाता है, लेकिन एक्चुअली आई में सेल बैठना चाहिए। तो अभी दूसरा है आई में, और ही में क्या है, ही में तो विल बैठता ही बैठता है, ही विल गो टू सिलचर, ठीक है, ही विल गो टू सिलचर, इस तरह का। और दे में क्या है, दे में भी विल आता है, आपको पता, इसको मालूम होना है, पिछला वीडियो में हमने बता दिया था, इसलिए हमने बोला वीडियो पढ़ना है। अगर पिछला नहीं पढ़ोगे अगले वाला नहीं समझे, क्योंकि ग्रामर जो है एक दूसरे के लिंक होता है। आप जितना पीछे पढ़ोगे इतना ज़्यादा इजी हो जाएगा, आप जितना मतलब छोड़ दोगे आपको दिक्कत हो जाएगा। अभी पहले से अगर पढ़ लिया आपने, दे में विल होता है, हमने पहले बता देते हेल्पिंग वर्ब कैसा है टेंस के अनुसार, फ्यूचर टेंस में सेल में विल होता है, तो अभी आप जल्दी सीख जाते ये, ठीक है। तो अभी भी थोड़ा बता देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो दे में क्या आता है, विल आता है, फ्यूचर टेंस में क्या आता है, दे अगर दे बैठेगा, ये सब्जेक्ट दे होगा, हैं, तो दे में क्या पूरे है तो विल आ जाएगा, दे विल गो टू स्कूल, ठीक है। तो अभी दे में क्या विल बैठेगा, मेन तो यही है। आज में क्या भाई, ये गलती कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो ये विल है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये फ्यूचर, ये हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन कौन सा टाइप का हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है, ये है मॉडल वर्ब, ठीक है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल वर्ब जो है, अभी हमने बताना भूल गया। मॉडल वर्ब में भी क्या है, एक तो हेल्पिंग वर्ब में बी फॉर्म होता है, बी वर्ब,
और ये होता है डू भाव। दूसरा होता है बी भाव, हैव भाव, हैव का, हैव फ्रॉम का। और तीसरा चौथा होता है मॉडल भाव, वो भी मालूम होना चाहिए। मॉडल भाव भी हमने बता दिया था, वो भी 4 है। एक्चुअली हेल्पिंग भाव जो है 4 है, 4 फॉर्म होता है इसका। एक तो बी भाव, एक तो है डू भाव, एक तो हैव भाव, एक है मॉडल भाव। ठीक है, मॉडल भाव में क्या क्या आता है आपको बता दिया था। 13 है मेरे ख्याल में, 13 है हेल्पिंग भाव। मॉडल भाव कितना है? 13 है, 12 ना 13 होता है। ठीक है, कौन सा है? कैन, कुड, सेल, शूड, मे, माइट, मस्ट, और क्या है? शूड, वुड, और कैन, कुड, और ऐसा इस तरह का है। और आउट टू, नीड टू, इस तरह का है। डियर, इस तरह का है वो। तो इस तरह का भी हेल्पिंग भाव है। वो कौन सा? वो सब मॉडल भाव है। तो आप एक इसमें बताना भूल गया, मॉडल भाव जब लिखोगे आई सेल, सॉरी ये भी आई सेल जब लिखोगे, जब भाव आएगा जो है ना, वो क्या है? वो B1 में रखना है इसको। ये एग्जाम में आता है। सेल के बाद क्या आएगा? इसमें आई शूट, पास फ्यूचर भी लिख देते हैं। सेल का पास क्या है? शूट आएगा। फिर भी यहाँ क्या चलेगा? यहाँ क्या लिखोगे? गो लिखना पड़ेगा B1 फ्रॉम में ना, कहीं वेन लिख देना। कभी लिखता नहीं है वेन, लेकिन आप भी मत लिख देना वेन, गलती हो जाएगा। उसको चेक करता है, देखता है। शूट के बाद मॉडल भाव है। ये क्या है? भाव होने से भी कौन सा मॉडल भाव है? ये मॉडल भाव है। हेल्पिंग भाव होने से भी कौन सा मॉडल है? मॉडल भाव है। ठीक है, मॉडल, ठीक है ना, मॉडल भाव। तो मॉडल भाव को जो भाव आएगा वो क्या है? B1 में रखना है। गो, आई शुड गो की जगह अगर राइट होगा तो रोड नहीं आ जाना, B1 रखेंगे, राइट आ जाएगा। राइट इस तरह का राइट आ जाएगा, राइट। हाँ, जो भी आएगा, आई शुड राइट, आई शुड गो, आई शुड ईट आ जाएगा। एट नहीं आ जाएगा, आई शुड गो आ जाएगा B1 में, गो। अब B2 होता है पास्ट टेंस होता है वेन, जो प्रेजेंट फॉर्म में रखना आपने, गो में रखना B1 में। ठीक है, तो ये यहाँ एग्जाम क्या देगा, ये इसके बाद टू सिलचर लिख देगा। तो आपने क्या लिखना है इसमें? बात जो शूट के बाद क्या है आपने यहाँ दे देगा, आई शुड गो दे देगा, एक वेन दे देगा, ऐसा वेन दे देगा, एक गान दे देगा। ठीक है, इस तरह का। तो आपने क्या इस्तेमाल करना है? आपने ये नहीं, तो व्हिच इज करेक्ट आंसर? गो इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वेन इज पास्ट टेंस, यू कैन नॉट कीप इन पास्ट फॉर्म। ठीक है, इन शुड कीप इन B1, बेस फॉर्म में रखना है। ठीक है, बेस फॉर्म क्या होता है? B1 में रखे हुआ तो क्या आ जाएगा? आई शुड गो टू सिलचर। ठीक है, इस तरह का जो भी आएगा। तो वेन तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा होता है। तो ये इस तरह बताना पड़ता है ताकि वो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस तरह का। तो आपने फ्यूचर टेंस का पता कर लिया, अभी प्रेजेंट फ्यूचर का, प्रेजेंट फ्यूचर। और इसके बाद दूसरा आएगा, 4 है, हर एक का 4, फ्यूचर का भी 4 टेंस होता है। तो आपको पता है प्रेजेंट एक सिंपल फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया, सेल विल होता है फ्यूचर इंडिफिनिट में। और दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें क्या क्या, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में? अभी बदल ही देते हैं, मैं ऐसे बोलने में बदली नहीं करता, आप लोग भी ध्यान देना है इसमें, क्योंकि मैं बोलते बोलते कभी छूट जाता है, मतलब ध्यान छूट जाता है। तो फ्यूचर क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा? अभी एक तो ये पहले वाला इंडिफिनिट था, अभी क्या आएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस अगर सेकेंड में कंटिन्यूअस ही आता है, कंटिन्यूअस, क्वेश्चन कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है ना। अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस सेम है, थोड़ा बी लगाना पड़ता है इसमें, एक्स्ट्रा क्या है? बी लगाना। आई सेल, आई में तो सेल आएगा। ठीक है, आपने क्या आई सेल में आएगा, ही में भी विल आएगा, ही में भी विल आ जाएगा। दे में भी क्या है? दे में भी क्या आ जाएगा? दे में विल आ जाएगा। दे में भी क्या आ जाएगा? विल, जो भी है। ठीक है, विल में भी क्या आएगा? विल में सेल आता है, अभी तो इस्तेमाल हो गया, क्या है? विल भी शुरू हो गया। चलो ठीक है, मैं सेल लगा देता हूँ, विल की जगह सेल ही लग सकता है। ठीक है, तो अभी क्या करो, आज से इसके बाद क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में क्या लगता है? बी, आई सेल बी। और कंटिन्यूअस होगा तो मेन भाव, अभी मेन भाव आया नहीं है, मेन भाव आएगा अभी, ये तो हेल्पिंग भाव है, ये सब हेल्पिंग भाव है। ठीक है, आई सेल बी, बी भी एक हेल्पिंग भाव है। बी के बाद क्या आ जाएगा? बी के बाद क्या है? मेन भाव आना है। अभी मेन भाव में कौन सा? कंटिन्यूअस में रखना आपने, किसमें? कंटिन्यूअस में, तो B4 में रखना है। तो आई सेल बी क्या लिखेंगे इसमें? जो भी लिखो, गोइंग टू लिखो, राइटिंग, आई सेल बी राइटिंग। ठीक है, आई सेल बी राइटिंग, B4 में रखना है इसको। ठीक है, B4। और सेल बी तो हेल्पिंग भाव है इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस के हेल्पिंग भाव क्या है? सेल बी, विल बी, ये लेता हूँ इसमें, सेल बी, विल बी। ठीक है, ये भी लग जाएगा। और मेन भाव किस में रखना है? किस सा फॉर्म में? इसमें कौन सा फॉर्म में रखना है आपने?
कंटिन्यूस बोला है ना, तो कंटिन्यूस को तो एनजी लगता है, भाव में एनजी लगा करके कंटिन्यूस ही बनता है, भाव में एनजी लगता है उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। ठीक है, गो में गोइंग, डू में डूइंग, राइट में राइटिंग, सी राइट में राइटिंग, और ब्रिंग में ब्रिंगिंग, इस तरह का। तो अभी क्या है, अभी B4 में आ गया राइटिंग। अभी इसमें भी आपने राइटिंग की जगह दूसरा कोई भी इस्तेमाल कर लो, आई विल बी, वाइटिंग भी लिख दो। ठीक है, वाइटिंग, इंतजार करना, वाइटिंग। ठीक है, वाइटिंग लिख दो, आई शेल बी वाइटिंग। ठीक है, आई शेल बी वाइटिंग, इस तरह के लिखो। दे विल बी ईटिंग भी लिख दो, दे विल बी ईटिंग। ING फ्लो में रखना है, मतलब मेरा कहने का मतलब। अच्छा, आई शेल बी, इसमें आप दूसरा बदली कर दो, आई शेल बी गोइंग लिख दो, गोइंग भी लिख दो, चलो ठीक है, जो भी लिख दो, लेकिन भाव को जो B4 में रखना है आपने, B4 भाव में ING लगाना। तो शेल भी एक लगे, ये हो गया हेल्पिंग भाव, और मेन भाव हो गया ये। मेन भाव किस फॉर्म में रखना है, B4 में, क्योंकि कंटिन्यूस बोला है ना, इसलिए B4 में ही रखना है। भाव को तो कंटिन्यूस बोलेगा। अभी फ्यूचर बोलेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस बोला उसने, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी बैठता है, सेल भी बैठता है, विल भी, सेल भी, और मेन भाव जो है ING जुड़ा जाता है, B4 में रखना पड़ता है। ठीक है, इस तरह का है। आई शेल बी गोइंग टू सिलचर। ठीक है, गोइंग टू सिलचर, आई शेल बी गोइंग टू सिलचर। ठीक है, आई गोइंग टू सिलचर, इस तरह का। तो हमने पूरा लिखा नहीं है, आपको अंडरस्टूड है, जो लिखना लिख दो इसमें। शेल बी राइटिंग ए लेटर लिख दो, आई शेल बी वाइटिंग यू, ऐसा भी लिख दो, इस तरह का। जो आपको मकसद है हेल्पिंग भाव क्या लगता है, फ्यूचर कंटिन्यूस में हेल्पिंग भाव क्या लगता है, शेल बी नहीं तो विल बी। ठीक है, और हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस। अभी कंटिन्यूस के बाद क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट, ये लास्ट है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या, परफेक्ट पता है आपको, तो हेप बैठता है। फ्यूचर प्लस, फ्यूचर में तो क्या आता है, सेल विल, और प्लस क्या होगा, फ्यूचर में क्या आता है, सेल हाँ, ये विल होता है। ठीक है, अभी प्लस कर दो, क्या है, परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेप आ जाएगा। ठीक है, हेप, इसमें भी विल में भी हेप एक है, इसमें हैज नहीं आता है, याद रखना। इसमें फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट अगर होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेप आएगा। ये भी है कि हेज कभी नहीं आएगा, कभी हेज दूसरा में होता है, लेकिन इसमें फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, हेप हमेशा हेप रहेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये भी ख्याल रखना है, कहीं हेज मत लिख देना। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग भाव में हेप जो है, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग भाव जो है, हेप आएगा, हमेशा हेप आएगा, हेज कभी नहीं आता है, ये ख्याल रखना है कभी। तो आई में क्या आएगा, आई सेल लिख दिया, सेल हेल्पिंग भाव है, फ्यूचर हो गया, और परफेक्ट के क्या है, लिख दो हेप, आई सेल हेप। अभी बोला ना, हे भी लिखना आपने। अगर यहाँ में आई में से ही में देखो, ही में क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, ही विल। अभी विल में आपने क्या लिखना है, हैव लिखना है। ठीक है, ना करके इसमें कहीं हेज नहीं मत लिख देना। आई शेल हैव डन द वर्क। ठीक है, डन द वर्क। ठीक है, डन द वर्क। ठीक है ना, इस तरह का। ही विल हैव रिटेन, ठीक है, रिटेन B3 है ये। ठीक है, दान जो है B3 है, ये B3 है। ठीक है, अभी ये रिटेन भी B3 है, तो हम परफेक्ट टेंस बोल रहे हैं ना, इसलिए भाव, मेन भाव को B3 में रखना पड़ रहा है। मेन भाव में परफेक्ट टेंस में जो B3 जो है, परफेक्ट है, B3 में रखना पड़ता है परफेक्ट टेंस को। और ING भाव में राइटिंग होगा तो B4, और रिटेन हो गया तो परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल बनाना पड़ता है, तो पास्ट पार्टिसिपल का EN लगता है। ठीक है, EN नहीं तो D लगेगा, नहीं तो T लगेगा, इस तरह का है। तो ये जो B3 हो गया, तो ही विल हैव रिटेन ए लेटर। ठीक है, ए लेटर। ठीक है ना, इस तरह का। ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट बन गया। ठीक है, आई सेल हो गया, आई सेल में कभी आई सेल हैव डन द वर्क, ही होगा तो ही विल हैव डन द वर्क, रिटेन ए लेटर। बस डन द भी लिख लो, इसमें क्या, अगर डाउट होगा तो आप, हम तो बदली कर रहे हैं ना, बदली करके सकता है एक, नहीं तो यही सेम लिख लो, ही विल हैव डन द B3 है। ठीक है, डन द वर्क, ऐसा भी लिख दो। विल सिर्फ विल का है, फर्क पड़ रहा है, मतलब बदली हो रहा है। ठीक है, विल हैव डन द वर्क, इस तरह का है। ठीक है, ये इस तरह का परफेक्ट का पूरा टेंस का पूरा हो गया। और जो फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वो इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ, वो आजकल बंद हो गया। ठीक है, वो नहीं होता, तो वो लिखने से भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसको नहीं लिखना अभी। ठीक है, तो क्योंकि टाइम शॉर्टेज है, तो आपने परफेक्ट टेंस का ख़त्म कर दिया यहाँ। और अभी सिंपल सेंटेंस में भी कैसा आता है हेल्पिंग वर्ब, वो बाकी है, अभी नेक्स्ट में कवर हो जाएगा। आज तो नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा हो गया टाइम, कम से कम 1 घंटा, आधा 50 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए है। अभी मैं एक बता कर जाता हूँ, क्योंकि और तो हो गया, टेंस को हो गया, टेंस के अनुसार कौन सा हेल्पिंग वर्ब बैठना है,
और दूसरा एक होता है हेल्पिंग वर्ब जो है नॉर्मल सेंटेंस में भी कैसा कैसा इस्तेमाल होता है। टेंस में तो हो गया ख़त्म, इसके बाद सेंटेंस में भी होता है, कभी बताया नहीं, सेंटेंस में भी इस्तेमाल होता है नॉर्मल सेंटेंस में किस तरह का। तो देखो एक हेल्पिंग वर्ब ले लेता हूँ, हैव। हैव जो है देखो ये हैव भी हेल्पिंग वर्ब है ना। तो हैव जो क्या है, कभी कभी हैव जो कहाँ इस्तेमाल होता है, हैव जो है अपना हक जताने में। आई हैव ए न्यू कार, देखो अभी लिखेगा आई हैव ए न्यू कार, आई हैव ए न्यू कार। तो क्या है, ये हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ हैव जो है हेल्पिंग वर्ब होता है। आई हैव दान होगा तो बाप मेन वर्ब आ जाएगा, तो क्या है वो हेल्पिंग वर्ब है। अगर यहाँ क्या है, कोई भी नहीं, अकेला है, तो याद रखना कभी बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव जो है, कभी बोलता है मेन वर्ब। और कैसा पहचानना है हमने, अगर सिर्फ अकेला है जैसा इज हो गया, वास हो गया, अकेला आ जाएगा तो क्या है वो मेन वर्ब है। उस टाइम हैव है, अकेला है, हैव है। यहाँ दान कुछ नहीं लिखा है, आई हैव गान भी कुछ नहीं लिख रहा है, खाली एक ही दर्शा रहा है इसमें। तो क्या है ये क्या है, मेन वर्ब में बदली हो गया, क्योंकि हर एक सेंटेंस के लिए एक वर्ब तो चाहिए। कोई भी सेंटेंस क्या है, बाकी क्या है वर्ब का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी सेंटेंस में वो होना ही पड़ता है, चाहे इसमें आएगा, वास में आएगा, हेब में आएगा, जो भी है वो इसके आगे आएगा बिना हेल्पिंग वर्ब। एक इसका वर्ब क्या है, वर्ब जो है हीरो ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं, क्योंकि वो हीरो के बिना पिक्चर बनता नहीं। इस तरह का ये हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई अंग्रेजी नहीं बनता, दुनिया में कोई भी अंग्रेजी वर्ब के बिना नहीं बनता। बाकी नाउन प्रोनाउन जो भी है उसके बिना बन जाएगा, ठीक है, एडवर्ब के बिना, लेकिन वर्ब के बिना अंग्रेजी नहीं बनता, कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी नहीं होता, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ मैं, वो कहीं हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगा, कभी मेन वर्ब के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ये आई हैव, ये क्या है पोजीशन दिखाने में, ये पोजीशन दिखाने में, ये खाने में आई हैव ब्रेकफास्ट, तो खाने में भी हैव इस्तेमाल होता है। और बाकी अगले इसमें ख़त्म होगा, अभी तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे, अभी टाइम शॉर्टेज है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, टाइम तो शॉर्टेज है, आप लोग क्या है ये वीडियो जो है थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखने के बाद ध्यान नहीं रहता, क्योंकि आदमी भूल जाता है और लास्ट में सब्सक्राइब नहीं करते। तो इसीलिए इसके एक उपाय है, जब आप देखना शुरू करोगे तो पहले थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, इसके बाद देखते रहना। और दूसरा है कि है इसमें क्या है, जो पहले वीडियो है जो इसमें क्या है, मेरा जो है अभी मेरा नाम जो है ग्रामर जोयचंद्र इंग्लिश ग्रामर, जब तक नहीं बोलोगे वो आपको यूट्यूब में दिखाई नहीं देगा। तो आपको यूट्यूब में जोयचंद्र इंग्लिश ग्रामर टाइप करना है, तब जाके ये जो वीडियो है मतलब देख पाओगे। तो यूट्यूब में जब भी जाओगे थोड़ा टाइप कर देना, टाइप करके, नहीं तो नहीं निकलेगा। इसलिए जोयचंद्र इंग्लिश ग्रामर टाइप करके तब जाके यूट्यूब में आप देख पाओगे। इसीलिए मैंने जब वीडियो देखोगे तो यूट्यूब में जा कर के जोयचंद्र इंग्लिश ग्रामर। और दूसरा जो भी वीडियो देख रहे हो, पिछले वाला भी वीडियो भी देखते रहना, क्योंकि जब पिछले वाला देखोगे तो अगले वाला वीडियो को समझ में आ जाता है। नहीं तो बिल्कुल वीडियो पिछले वाला नहीं देखोगे तो टाइम लगेगा देखने में, और जल्दी सीखना है तो पिछले वाला वीडियो देखते रहेगा, क्योंकि ग्रामर जो एक दूसरे से लिंक रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, जय हिंद।